नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड अनलॉक 4 में और मिलेगी राहत, 1 जुलाई से निजी स्कूलों को खोलने की मांग। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति कुछ और राहतों के साथ बढ़ सकती है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज बुधवार को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अगले सप्ताह के लिए आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने विश्व प्रसिद्ध देवघर के श्रावणी मेले को लेकर अब तक कोई बैठक नहीं की है। इसकी पूरी संभावना है कि इस वर्ष भी श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। झारखंड के खाद से बांग्लादेश में हरियाली संताल के किसानों को नहीं मिल रहा लाभ और तस्कर हो रहे हैं मालामाल। प्रमंडल के पाकुड़ और साहिबगंज जिला तस्करों के लिए काफी मुहिद है। फिर चाहे मामला पशुधन की तस्करी को हो या फिर खाद की, पाकुड़ और राजमहल का इलाका तस्करों के लिए सेफ जोन है। गंगा के रास्ते या फिर सड़क मार्ग से ही पशुधन व खाद की कालाबाजारी करते हैं। अगर खाद की कालाबाजारी की बात करें तो खरीफ और रबी के मौसम के किसानों के लिए सब्सिडी वाले खाद की बड़ी खेप बांग्लादेश भेज दी जाती है। हालांकि इस मामले में कृषि महकमा या प्रशासन के कोई अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दरअसल इस काम में देवघर से लेकर साहिबगंज तक संगठित गिरोह काम करता है। इस धंधे में सब्सिडी की राशि नहीं बल्कि 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर खाद की तस्करी कर सारा पैसा इस रैकेट से जुड़े लोग चट कर जाते हैं। जो यूरिया संथाल परगना में 266.50 रुपये में मिलता है, वहीं बांग्लादेश पहुंचकर 1000 के पार हो जाता है। हाल यह है कि यहाँ के किसान खाद के लिए शोर मचाते रहते हैं और तस्करी के खाद से बांग्लादेश में हरियाली फैल रही होती है। यह ऑनलाइन सिस्टम जो न कराए, ई पॉस का लिंक कनेक्ट नहीं हुआ तो आरओबी पर लगा दी पीडीएस सॉफ्ट। यह ऑनलाइन का जमाना है। हर सरकारी काम के लिए इंटरनेट नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क नहीं है तो कोई काम नहीं। अब धनबाद जिले के कलियासोल प्रखंड के नाड़ी पहाड़ी गांव में पीडीएस दुकान का किस्सा ही जान लीजिए। पीडीएस दुकानदार सीताराम मांझी की दुकान पर उपभोक्ता राशन के लिए पहुंच रहे थे। इंटरनेट नेटवर्क काम नहीं करने के कारण पीडीएस सर्वर से ई माल लिंक नहीं हो रहा था। उपभोक्ता बात मानने को तैयार नहीं थे। राशन के लिए दुकानदार पर दबाव बना रहे थे। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे। अंत में नेटवर्क हासिल करने का सीताराम ने बहुत आसान तरीका निकाल लिया। वह ई पास और पीडीएस दुकान का खाता लेकर धनबाद हावड़ा रेल खंड पर कुड़कुड़ी रेल ओवर ब्रिज पर बैठ गया। क्योंकि रेल ओवर ब्रिज काफी ऊंचा है, वहां ई पॉस का इंटरनेट नेटवर्क मिल गया। इसके बाद ई पॉस में अंगूठा लगवाकर उपभोक्ताओं को राशन दिया गया। झारखंड में दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य। कोरोना वैक्सीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, उम्र की बंदिश भी खत्म। झारखंड सरकार ने दिसंबर तक पूरी आबादी की टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन को दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी के अनुसार इस लक्ष्य को पाने के लिए टीका केंद्रों की संख्या तथा आवश्यक मानव संसाधन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सप्ताहांत के 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा अन्य दिन भी टीकाकरण का विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। इसे 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में नियुक्त किए वित्त सलाहकार। झारखंड की राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू के 4 विश्वविद्यालय में वित्त सलाहकारों की नियुक्ति पर दी है। स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर यह नियुक्ति की गई है। इसके तहत राज्यपाल ने इंडियन ऑडिट एंड द अकाउंट डिपार्टमेंटल के सीनियर डिप्टी अकाउंट जनरल देवाशीष गोस्वामी को रांची विश्वविद्यालय का वित्त सलाहकार नियुक्त किया है। इसी तरह ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का डिविजनल फाइनेंस मैनेजर संजय कुमार वर्मा को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, इंडियन रेलवे के डिप्टी फाइनेंस एडवाइजर एंड द चीफ अकाउंटेंट
ऑफिसर सुनील कुमार सिंह को विनोबा भावे विश्वविद्यालय तथा झारखंड सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त आयुक्त रमेश कुमार वर्मा को कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्त सलाहकार नियुक्त किया गया है। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की सीएम हेमंत ने दी स्वीकृति। सदस्यों के मनोनयन का अधिकार अब मुख्यमंत्री के पास होगा। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है। इसके साथ ही अब टीएसी के गठन में राजभवन की भूमिका की जगह सीएम सदस्यों को मनोनयन करेंगे। इधर गठन की स्वीकृति के साथ ही सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। थम नहीं रहा है अवैध रूप से शराब बिहार ले जाने का सिलसिला, फिर 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। ट्रेन से अवैध रूप से शराब पड़ोसी राज्य बिहार ले जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आरपीएफ ऐसे तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने और प्रयासरत है। सोमवार को आरपीएफ की टीम ने शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके पास से शराब बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय रवि कुमार पिता सो राधे पासवान निवासी सिवालपुर, 36 वर्षीय रवि कुमार पिता चंद्रशेखर प्रसाद सिंह निवासी पोटही व 22 वर्षीय मनोज कुमार पिता मोहन प्रसाद निवासी पकरी के रूप में हुई है। सभी थाना पुनपुन जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। झारखंड कैबिनेट के फैसले। सितंबर अक्टूबर में रिटायर होने वाले मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को 6 महीने का सेवा विस्तार। ब्लैक फंगस राज्य में महामारी घोषित। झारखंड की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें झारखंड सरकार ने आगामी सितंबर अक्टूबर महीने तक रिटायर होने वाले राज्य के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकों कर्मियों को 6 माह का सेवा विस्तार किया है। अब वे अगले वर्ष मार्च में रिटायर होंगे। झारखंड कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसी तरह राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को भी आगामी 30 सितंबर तक का सेवा विस्तार किया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है। इधर झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसके लिए रेगुलेशन बनाया जा रहा है। ब्लैक फंगस के संदिग्ध और कन्फर्म मामलों का अब राज्य में ट्रीटमेंट महामारी के प्रावधान के तहत होगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को इससे संबंधित गाइडलाइन जल्द मिल जाएगी। झारखंड के बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपया दिए जाएंगे। सरकार गठन के लगभग 2 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू करती दिख रही है। इसके लिए राज्य के श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग की ओर से अलग अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7,500 रुपया प्रति वर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। यह भी वैसे युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो। जरूरी होगी डिग्रियां, सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ी डिग्री हो, यानी प्राइवेट IIT पॉलिटेक्निक के पास आउट के लिए इसमें गुंजाइश नहीं दिखती है। पंचायतों के एक्सटेंशन के अध्यादेश पर मंत्री की मुहर। मानसून सत्र में आएगा बिल। ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य के पंचायतों के कार्यकाल को दोबारा एक्सटेंशन देने के लिए लाए जाने वाले अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव का मंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। अब विभाग इसकी स्वीकृति वित्त विधि विभाग तथा सीएम से लेगा। इसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति लेने के बाद अध्यादेश की मंजूरी राज्यपाल के समक्ष भेजा जाएगा। वहीं से सहमति मिलने के बाद पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह और अवधि विस्तार प्रदान दिया जाएगा। अब खबर मौसम विभाग से। झारखंड में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, वज्रपात। 25 से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 21 दिनों में मानसून की स्थिति अच्छी रही है। इसके कारण राज्य में करीब 104% ज्यादा बारिश हुई है। इस समय अवधि राज्य में 107.8 मिलीमीटर सामान्य बारिश की रिकॉर्ड की जाती है, जबकि इस वर्ष 1 जून से 21 जून तक 219.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। जामताड़ा में वास्तविक वर्षपात 439.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस अवधि में सामान्य रूप से 125 मिलीमीटर बारिश की रिकॉर्ड की जाती है। भारत के पास होगा अब देसी 5G। जानिए टाटा ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर की बड़ी घोषणा। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने आज घोषणा की है कि वह भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन भारत में ही बनाएंगे, यानी अब देसी 5G होगा, न कि विदेशी या चाइनीज। टाटा समूह ने जो RAN आधारित रेडियो और NSA
एस एक और अत्याधुनिक विकसित किया है। यह तकनीकी जनवरी 2022 के कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिका, कहा रिजल्ट फार्मूला पूरी तरह निष्पक्ष और दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दोनों केंद्रीय बोर्डों के मूल्यांकन फार्मूले को उचित करार देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की विशेष पीठ ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई की मूल्यांकन स्कीम में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती है। पीठ ने सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू, जाने क्या होगा फार्मूला। मध्य प्रदेश 1 जुलाई से पहली कक्षा से हायर सेकेंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कोरोना कर्फ्यू का फार्मूला अपनाया जा सकता है, यानी जिस जिले, शहर या गांव में कोरोना संक्रमण होगा वहां स्कूल बंद रहेगी और बाकी जगह खोले जाए। ऐसे ही शहर के जिस इलाके संक्रमण होगा वहां के स्कूल बंद रहे। यह भी तय होगा कि जिस उम्र के बच्चों को कितने समय के लिए स्कूल बुलाया जाए। हालांकि आपदा प्रबंधन समितियों के सुझाव से ही ऐसा हो पाएगा। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनलॉक के बीच क्या स्कूल भी खुलेंगे, जानिए किस राज्य का अब तक क्या है फैसला। देश में कोरोना वायरस की सक्रिय मामले हर दिन घट रही है, तो इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या जल्द ही स्कूल खुलेगी। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। वहीं केंद्र सरकार का भी कहना है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ स्कूल खोलने का निर्णय तभी ले जब पूरा भरोसा हो जाए कि स्कूल जाने पर बच्चे बीमार नहीं होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कोविड-19 महामारी पर गठित एक सेंट्रल वर्कफोर्स प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने विदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन देशों में स्कूल खोलने गए थे लेकिन उन्हें फिर से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। महामारी का 1.5 साल पूरा, देश में कोरोना के केस 3 करोड़ के पार, पिछले 1 करोड़ मामले सिर्फ 50 दिन में आए। देश में कोरोना की मरीजों की संख्या मंगलवार को 3 करोड़ पार हो गई है। भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। इसके 17 महीने बाद कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ पहुंची है। पिछले 1 करोड़ केस तो सिर्फ 50 दिन में मिले हैं। उस समय देश में दूसरी लहर अपने पीक पर थी। अब एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिल रहे थे। यह संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। दूसरी लहर कमजोर पड़ने और वैक्सीनेशन का दायर बढ़ने के कारण नए मामले फिर से 50,000 के अंदर आ गए हैं। सोमवार को 42,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 81,031 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और 167 लोग मौत हो गई। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 नीचे आया है। कोविड-19 के बीच केंद्र राज्य भागीदारी से संसाधनों की उपलब्धता में हुई बढ़त, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लिंक्डइन एक ब्लॉग लिखकर कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच राज्य वित्त वर्ष 2020-21 में 1.06 लाख करोड़ का अतिरिक्त उधार लेने के सक्षम रहे। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी की वजह से ही संसाधनों की उपलब्धता में यह बढ़त संभव हुई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, अगर आपको कोविड-19 के वैक्सीन नहीं लगवाने हैं तो छोड़ दे देश, भारत चले जाए। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने से इनकार करने वाले को देश छोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, अगर आपको टीकाकरण नहीं करना हो तो वो फिलीपींस छोड़ दे, अगर आप चाहे तो भारत या अमेरिका या कहीं और चले जाए। डुटर्टे ने टीकाकरण के इनकार करने वालों पर गिरफ्तार करने की भी धमकी दी है। भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले, इसमें 16 महाराष्ट्र से, केंद्र का कहना है। केंद्र सरकार ने बताया कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से बना नया डेल्टा प्लस वेरिएंट 9 देशों में पाया गया और भारत में अब तक इसके 22 मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इनमें 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव में हैं और कुछ मामले केरल व मध्य प्रदेश में हैं।
राजस्थान के बाद ओडिशा में भी 100 प्रति लीटर के पार हुई डीजल की कीमत। ईंधन के कीमतों में मंगलवार को वृद्धि के बाद ओडिशा में डीजल की कीमत 100 प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। गौरतलब है कि राजस्थान में कुछ जगहों पर डीजल 100 रुपया प्रति लीटर से अधिक कीमत में बिक रहा है। 4 मई से वाहन ईंधन की कीमतों में यह 8वीं बढ़ोतरी है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सर्वकालिक उच्चतर 97.50 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। कोविड-19 का अभी तक एक भी मामला नहीं मिला है उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया ने WHO से कहा कि देश में 10 जून तक 30,000 से अधिक लोगों के कोविड-19 टेस्ट हुए हैं, लेकिन संक्रमण का एक भी मामला नहीं हुआ है। WHO ने कहा कि उत्तर कोरिया और टेस्ट आंकड़ों के मुताबिक 4 से 10 जून तक 733 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 149 को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों या गंभीर सांस संबंधी समस्याएं थी। खुदकुशी की कोशिश करने वाले बाबा का ढाबा के मालिक 5 दिन बाद आईसीयू से आए बाहर। खुदकुशी की कोशिश के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गुरुवार को भर्ती हुए बाबा का ढाबा के 80 वर्षीय मालिक कांता प्रसाद मंगलवार को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि प्रसाद को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उनकी हालत स्थिर है। प्रसाद ने शराब व नींद की गोलियों का सेवन किया था। सर्वाधिक बच्चों वाले माता पिता के लिए मिजोरम के मंत्री ने घोषित किए 1 लाख का इनाम। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट आर राइटे ने अपने विधानसभा क्षेत्र आइजोल पूर्व 2 में मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मिजो आबादी में कम जनसंख्या गंभीर मुद्दा है और लोगों को प्रगति में बाधा भी है। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए NHRC ने बनाई कमेटी। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। NHRC के सदस्य राजीव जैन की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद भी शामिल हैं। खबर खेल जगत से मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी, जेमिसन को दिखाया पेविलियन का रास्ता। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के दक्षिण एजिल बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है। 5वें दिन का खेल जारी है। न्यूजीलैंड ने 192 रनों पर 7वां विकेट गंवा दिया है। मोहम्मद शमी की गेंद पर काइल जेमिसन आउट होकर पेविलियन लौट रहे हैं। टीम इंडिया की ओर से 5वें दिन अभी तक बहुत कसी हुई गेंदबाजी हुई है। केन विलियमसन क्रीज पर टिके हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।